Previous class we have completed the concept of banks, functions of commercial banks. Okay. Now, in this class, we are going to start the most important function of the commercial banks. That is the credit creation. Okay, credit creation. The first point of the credit creation is meaning of credit creation. What is the meaning of credit creation? Okay, लिखो आप सभी से जो मैं बोल रहा हूं सबको उससे लिखो आप अपनी नोटबुक में. Credit creation is credit creation is credit creation is process of creating new deposits. Credit creation is process of creating new deposits from initial deposits. New deposits from initial deposits. ठीक है? So in the process of credit creation, we create new deposits from the. एक बार फिर repeat कर दो. Credit creation is a process of creating new deposits. Credit creation is a process of creating new deposits from initial deposits. Okay? This is the meaning of the credit creation. It means in the process of credit creation, commercial banks create new deposits from the initial deposits by the depositors. Right? The second point, the important assumptions. कि क्या-क्या assumptions हम क्या लेके चल रहे हैं credit creation में. Without these assumptions, we cannot create credits in current financial system or in current banking system. First point or first assumption is banking system is assumed as a one unit. Okay? अब समझो यहाँ पे कि हमने मान लिया कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है. सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर सिंगल बैंकिंग सिस्टम भी पॉसिबल है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम भी पॉसिबल है और मल्टी बैंकिंग सिस्टम भी पॉसिबल है. ठीक है, सिंगल ब्रांच मल्टी ब्रांच भी पॉसिबल है. तो सिंगल बैंकिंग सिस्टम मान के चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है. राइट, एक ही बैंक है. और मल्टी बैंकिंग सिस्टम में हम मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक हैं. ठीक है, यहां अगर एक ही बैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पहले से ही एक ही यूनिट है. लेकिन अगर एक से ज्यादा बैंक हैं, ठीक है, मल्टी बैंकिंग सिस्टम है, तो ऐसे केस में वी हैव टू अज्यूम दैट ऑल द बैंक्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. इंटरलिंक्ड, वो आपस में जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से. ठीक है, और सबका काम एक साथ चल रहा है, एक साथ चलता है. ठीक है, तो उनकी जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है वो इंटरलिंक्ड है. राइट. The next assumption, most important assumption is that all payments are made through checks and receipts are deposited in the banks. जितना भी पेमेंट किया जाएगा वो चेक में ही किया जाएगा. समझ पा रहे हैं आप? जो भी पेमेंट किया जाएगा वो चेक के थ्रू किया जाएगा और जो भी रिसीट्स होंगी वो सब बैंक में डिपॉजिट की जाएगी. ठीक है ना, कि जो भी रिसीट्स है वो सब बैंक में डिपॉजिट होगी, जो पेमेंट होगा वो चेक के रूप में होगा. तभी हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझ पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है ना. तो दोनों असम्पशन में ले लो, मान लें कि एक यूनिट के रूप में बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है ना, और सारे बैंक आपस में इंटरलिंक्ड है.
और दूसरी assumption क्या है कि जितना भी पेमेंट किया जा रहा है वो सब चेक के थ्रू किया जा रहा है और जो रिसीट्स हैं वो सारी रिसीट्स क्या की जा रही है, बैंक में डिपॉजिट की जा रही है, राइट। अभी हमने जो एक वर्ड लिखा हमारे मीनिंग में कि इनिशियल डिपॉजिट्स, द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट्स। मतलब कि जितनी भी क्रेडिट क्रिएशन है वो डिपेंड करती है आपके इनिशियल डिपॉजिट्स पे। इनिशियल डिपॉजिट्स जितना ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन भी उतना ज्यादा होगा, इनिशियल डिपॉजिट्स जितना कम होगा क्रेडिट क्रिएशन भी उतना कम होगा, राइट। जैसे मान लो कोई डिपॉजिटर है, उसने 1000 रुपये बैंक में जमा करवाया, तो 1000 रुपये जो उसने पहले जमा करवाया ना वो उसका इनिशियल डिपॉजिट है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो, basically legal reserve ratio is a fraction of total deposits, is the fraction of total deposits of the commercial bank in cash. It is legally required to keep banks with itself, right। भाई क्या है, लीगली ये रिक्वायर्ड है कि बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास कैश के रूप में रखेंगे, ठीक है। 1000 रुपये अगर जमा करवाए हैं अगर किसी डिपॉजिटर ने, तो उसका 1000 में से कुछ पार्ट अपने पास कैश में रखना है ना, और बाकी का पार्ट वो लोन के रूप में दे सकते हैं, क्लियर। मान लो वो अपने पास 1000 में से 20% अपने पास रख लेते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो क्या करते हैं, लोन के रूप में दे देते हैं, उधार दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बात क्या डिसाइड कौन करेगा कि कितना रखना है, ये डिसाइड कौन करेगा कि कितना अमाउंट कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना है और कितना उधार देना है ना, तो कितना रखना है ये डिसाइड करेगा देश का सेंट्रल बैंक, ठीक है। Basically, LRR, legal reserve ratio, is the combination of CRR and SLR. We have already discussed a little bit regarding the CRR and SLR in the previous class. Cash reserve ratio, okay, and stationary liquidity ratio. कंबाइंडिंग दोनों को मिला के हमारे पास LRR या लीगल रिजर्व रेशियो आता है। इनका जो कैश फॉर्म है वो LRR कहा जाएगा। CRR में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि कैश रिजर्व रेशियो, बेसिकली CRR is a fraction of total deposits of central bank of the country, ठीक है, जो कि उसके पास उसको अपने पास कैश फॉर्म में रखना ही है। और स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये ऐसा लिक्विडिटी रेशियो है कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना है, वो कैश हो सकता है, वो बॉन्ड्स हो सकता है, राइट, वो गोल्ड हो सकता है। तो इन तीनों में से वो किसी भी रूप में अपने पास अपने जो भी टोटल डिपॉजिट्स है उन्हें रख सकता है, पर इसका सिर्फ कैश वाला पार्ट हम LRR में शामिल कर रहे हैं, क्लियर। कैश हमने लास्ट वाली क्लास में आपको याद होगा हाई पावर्ड मनी के बारे में समझा है ना। हाई पावर्ड मनी क्या है, बेसिकली अब पढ़ के आए जितना भी कैश है करेंसी विद पब्लिक एंड रिजर्व इन कैश, ठीक है ना। जो भी बैंक्स के पास जमा है, RBI के पास, कमर्शियल बैंक के पास में कैश में, तो सब मिलके आपके क्या हो जाता है, हाई पावर्ड मनी होता है, बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन द हाई पावर्ड मनी, ठीक। तो कैश के रूप में जो रखा जाएगा वो LRR होगा एंड द ऑल क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द इनिशियल डिपॉजिट्स एंड LRR। जितना भी क्रेडिट क्रिएशन है वो डिपेंड करता है आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स के ऊपर और LRR के ऊपर, ठीक है। हमने कहा कि इनिशियल डिपॉजिट जितनी ज्यादा होगी क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा,
इनिशियल डिपॉजिट जितनी कम होगी क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा, पर इसके ऊपर फर्क पड़ेगा एलआरआर का भी कि एलआरआर जितना कम है क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा है, एलआरआर जितना ज्यादा है क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा, राइट। तो दोनों के ऊपर आपका क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाने के लिए एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका करेगा क्या बैंक। एलआरआर भाई सम फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स पास रख लिया है ना कैश के रूप में, तो बैंक उसका करेगा क्या। बैंक अपने डे टू डे की जो नीड्स है उसे पूरा करने के लिए, अरे भाई डिपॉजिटर अगर जमा करवा रहा है तो पैसा वो विड्रॉल भी तो कर सकता है ना, पैसा विड्रॉल भी कर सकता है वो, तो वो जो पैसा विड्रॉल करेगा उसको पैसा वापस देने के लिए हमें कुछ पैसा अपने पास या बैंक को अपने पास कैश के रूप में रखने की जरूरत पड़ेगी। उसकी सप्लाई कहां से करेगा, उसकी नीड कैसे पूरा करेगा, विड्रॉल करेगा, वो पैसा कहां से चुकाएगा, वो एलआरआर में से वो पैसा चुकाएगा। यहाँ पे भी एक अजम्पशन हमने ये ली है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपना सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते, ठीक है, और जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ बैंक के पास नहीं आते हैं कि हम सभी आ गए जितने भी कस्टमर थे बैंक के कि हमें हमारा पैसा वापस चुका दो, हमें हमारा पैसा वापस दे दो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो ये दो assumptions ली हुई है कि कोई भी डिपॉजिटर अपना पैसा पूरा एक साथ नहीं निकालेगा। दूसरी चीज कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं जितने भी कस्टमर है बैंक के वो अपने वो जो डिपॉजिटर्स हैं वो सारे के सारे अपना पैसा एक साथ निकालने के लिए बैंक के पास कभी भी नहीं आएंगे, है ना। ये अजम्पशन ली गई है, मैं आपको बता दूं ये अजम्पशन रियल में बिल्कुल सही है क्योंकि जितने भी कस्टमर्स हैं वो एक साथ बैंक के पास कभी भी नहीं जाते हैं, जिस दिन चले जाएंगे उस दिन बैंक फेल हो जाएगा, यानी कि बैंक उनको वो अमाउंट दे ही नहीं पाएगा जो डिपॉजिटर्स ने बैंक के पास डिपॉजिट किया हुआ, ठीक है ना। तो वो अमाउंट दे नहीं पाएगा तो बैंक फेल हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा या उस बैंक को किसी दूसरे बैंक में अमल कमेंट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें थी वो आपकी समझ में आई होंगी। हमने देखा क्या है क्रेडिट क्रिएशन, उसके फंक्शंस क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स क्या है और एलआरआर क्या है, ठीक। चलो हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है। एक चीज हमने यहाँ पे समझी थी बच्चों एलआरआर के बारे में कि टोटल डिपॉजिट्स डिपेंड करती है एलआरआर के रेशियो के ऊपर। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर का मैंने नाम लिया था, इसी को हम इजी लैंग्वेज में मनी मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हायर स्टडीज में मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हम अभी बहुत बेसिक स्टडी कर रहे हैं इसलिए दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर। क्या फॉर्मूला है इसका 1/LRR, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इसको, अगर मान लो LRR 10% है, LRR 10% है तो LRR अगर मान लो 10% है तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर कितना होगा 1/10% इज इक्वल टू 10, राइट। अब अगर मान लो हम हमारा जो LRR है उसको इंक्रीज कर देते हैं, है ना, LRR को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज करके हमने कितने कर दिया 20%, तो अब देख लो आपकी क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी,
इज इक्वल टू 1/20% इज इक्वल टू 5। ठीक है। और अगर ये लिखते जाना, आप सभी नोट करते जाना अपने अपने नोटबुक में, बोर्ड पे दिख रहा होगा मुझे, इतनी उम्मीद है। दिख रहा है बोर्ड पे सबको? अगर मान लो LRR की वैल्यू आपकी 5% कर दी जाती है, 5%, ठीक है, कम कर दिया, तो ऐसे केस में आपकी जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/5% इज इक्वल टू 20। ठीक। तो जब 10% LRR था तो आपकी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती? या क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती? 10। जब LRR इंक्रीज हो गया और 20% हो गया तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5। LRR जब कम हो गया, 5% हो गया, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 20। ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें समझ में आता है कि there is inverse relationship between the LRR and the money multiplier or credit multiplier. क्लियर? नोट करना है आपको ये, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। LRR जितना ज्यादा, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम। LRR जितना कम, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें सर सभी? हाँ बोलो। सर फिर से समझा दो। एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अपने नोटबुक में एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन LRR between the LRR and value of multiplier and value of multiplier. There is inverse relationship between LRR and the value of multiplier and the value of multiplier. क्लियर? ये जो लाइन है ये अब आपको बताएगी यहाँ पे कि जब LRR की वैल्यू ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है। देखो आप 1/10% लिखा ना, तो 10 कैसे आई? ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? जब मैंने 1/10% लिखा तो 10 कैसे आई? ये प्रॉब्लम आ रही है? कौन सी आ रही है? जब हम लिखेंगे 1/10%, इसका मतलब क्या है? 10/100, 100 चला जाएगा ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100/10। देखो 1/10% is equal to 1/10/100 is equal to 100/10 is equal to 10। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आज बाकी सब में करके देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके। तो LRR की वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करता है हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है, अब हम प्रोसेस देखते हैं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे काम करता है इसकी वजह से। नोट कर लिया आपने सर, ये जो मैंने लिखा था कर लिया ना? हम एक इमेजिनरी टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा राउंड, ROU। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे डिपॉजिट्स, उसके बाद हम लिखेंगे लोन, और फिर LRR।
दिख रहा है क्या सबको? फर्स्ट कॉलम में राउंड डिपॉजिट, सेकंड में डिपॉजिट्स, थर्ड में लोन और लास्ट में LRR। क्या दिख गया है क्या सबको? रेखा, सलोनी, लक्षिता, श्रुति, यस सर, दिख गया। गुड। तो देखो पहला राउंड जब हम शुरू कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कि LRR इज इक्वल टू 10%। ठीक है, हमें LRR की वैल्यू कितनी मिली है? 10%। नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना आप एक बार से। ठीक है बच्चों, LRR की वैल्यू आपको मिली है 10%। फर्स्ट राउंड में मान के चल रहे हैं कि कोई डिपॉजिटर है एक, उसने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, इसको हमने इनिशियल डिपॉजिट कहा। पहला राउंड जब था उसमें डिपॉजिटर ने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, ये बैंक की इनिशियल डिपॉजिट्स है ना? इस इनिशियल डिपॉजिट्स में से 10% अपने पास रखा, कितना? 100 रुपए, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट था वो बैंक ने लोन दे दिया। ये समझ में आ गया क्या? इनिशियल डिपॉजिट बैंक में रहा 1000 रुपए, 100 रुपए अपने पास, 10% LRR था इसमें रखा, और बाकी का जो पैसा था 900 रुपए, वो 900 रुपए बैंक ने क्या किया? लोन के रूप में किसी और को दे दिया। राइट, हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी एक ही यूनिट के रूप में सारे बैंक काम कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यहां से हमारा पहला राउंड शुरू होता है। ठीक है, यहां से हमारा फर्स्ट राउंड शुरू होता है। फर्स्ट राउंड, अब रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन द सेम बैंक। अब यहां आपको समझना पड़ेगा कि हमारी अजम्पशंस कैसे काम कर रही है। 1000 रुपए जमा हुए थे, 100 रुपए अपने पास रखे, 900 रुपए लोन के रूप में दे दिए। जब दे दिए तो बैंक के पास आए कहां से वापस? ये क्वेश्चन है ना मेरे दिमाग में कि जब बैंक ने लोन के रूप में पैसा दे दिया तो वापस कहां से आया बैंक के पास? हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बैंक ने लोन दिया है ना, वो लोन ऐसे नहीं कि हाथ में पकड़ा दिया, कोई भी आया उसको हाथ में पकड़ा के लोन दे दिया, ऐसा नहीं है। बैंक ने क्या कहा कि आपका एक लोन अकाउंट खुलवाओ हमारे बैंक में। ठीक है, तो आपका एक लोन अकाउंट हमारे बैंक में ओपन करवाओ और हमारे बैंक में खुलवाओ। हम उस लोन अकाउंट में आपके नाम से 900 रुपए डिपॉजिट कर देते हैं। समझ में आया आपके मैं क्या कह रहा हूं? बैंक ने कहा उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को लोन चाहिएगा, डिपॉजिटर तो पैसा जमा करके फ्री हो गया है ना, जिस व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया उस व्यक्ति से कहा कि आप, हम अजम्पशन लेके आए यहाँ पे कि ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड थ्रू द चेक एंड ऑल द रिसीट्स विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। राइट, रिसीट्स क्या था? 1000 रुपए, पेमेंट या लोन क्या था? 900 रुपए, है ना? तो चेक के रूप में करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? 900 रुपए से लोन दिया, लेकिन उसका अकाउंट हमारा अपने ही बैंक में खोल के 900 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो पैसा कहाँ गया बताओ? पैसा कहाँ गया? कोई बता सकता है? पैसा लोन के रूप में दे भी दिया लेकिन बैंक के पास ही रहा। पैसा लोन के रूप में दे दिया गया लेकिन पैसा बैंक के पास ही रहा। क्लियर? तो अब की बार जो डिपॉजिट की फर्स्ट राउंड में बैंक के पास वो 900 रुपए थे, है ना? लोन अकाउंट खोला, उसका लोन अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में 900 रुपए क्रेडिट कर दिए। कैश में थोड़ी दिए, क्रेडिट किए उसके अकाउंट में। उससे कहा भाई आपको जरूरत हो जब निकाल लेना सारा का सारा पैसा, या थोड़ा थोड़ा करके, है ना? आपके अकाउंट में हमने पैसा चढ़ा दिया, आपको जैसे जरूरत पड़े वैसे आप निकालते रहना।
तो 900 रुपए वो के वो वापस बैंक के पास ही रहे, कैश वाले जो इनिशियल डिपॉजिट में थे उनमें से, और 100 रुपए उसने अपने पास LRR के रूप में रख ही लिए थे। अब ये जो 900 रुपए वापस एक तरीके से डिपॉजिट ही है बैंक के लिए, इसका भी 10% अपने पास रखेगा बैंक, सॉरी बैंक 10% अपने पास रखेगा, यानी कि 90 रुपीज। बैंक ने क्या किया, 90 रुपीज LRR का 10% अपने पास रखा, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 810 रुपए बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया ना, उससे क्या कहा, आप अपना लोन अकाउंट हमारे बैंक में खुलवाओ, तो हम उसके उस अकाउंट में आपके नाम पे 810 रुपए क्रेडिट कर देते हैं। कर दिए, तो पैसा तो बैंक के पास ही रहा ना, अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया है, पैसा दिया थोड़ी है, क्रेडिट कर दी भाई, आपको जैसा जरूरत है वैसे आप निकालते रहना, है ना। तो 810 रुपए लोन दे दिया। सेकेंड राउंड में बैंक की जो डिपॉजिट कितनी हो गई, 810 रुपए, राइट, 810 रुपए हो गई ना। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भी, सर ये समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल है थोड़ा सा, कोई डाउट किसी को? लक्ष्मी, इशिका, चंद्रमोहन, नो सर। समझ में आ रहा है? सर गुड। 810 रुपया बैंक के पास ही वापस जमा हो गए। अब इन 810 का वो 10% यानी कि 81 रुपीज लोन दे देता है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना बचा, कितना बचा, 810 में से 81 लेस करें कितना बचेगा, 79। 729। 729। ठीक है, तो अब क्या किया बैंक ने, 729 रुपए किसी अगले दूसरे राउंड में किसी और को उधार दिया, ठीक है ना। 729 रुपए बैंक ने किसी और को उधार दे दिए, लेकिन उससे क्या कहा कि आप अपना लोन अकाउंट हमारे बैंक में ओपन करवा लो, आप अपना लोन अकाउंट हमारे बैंक में ओपन करवा लो, है ना, हम उसमें आपके नाम से आपके लोन क्रेडिट कर देते हैं, आपको जब जरूरत हो जब निकाल लेना। ठीक, तो आपके पास उसको बैंक में दिया 729 रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, इसी तरह से ये राउंड आगे चलते जाते हैं, ये राउंड तब तक चलते जाते हैं जब तक कि जितना अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट हुआ था वो पूरा सारा लोन के रूप में दे दिया नहीं जाता है, LRR निकाल के। ठीक है बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि बैंक इस पूरे प्रोसेस से कितने रुपए का मैक्सिमम लोन दे सकता है। 1000 रुपए से वो कितने रुपए का लोन दे सकता है। मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली क्रेडिटेशन प्रोसेस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इनिशियल डिपॉजिट्स एंड द वैल्यू ऑफ LRR। हमारी इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी है और LRR कितनी है। इनिशियल डिपॉजिट हमारी 1000 रुपए है और हमारा जो LRR हमने माना है वो कितना है, 10%, राइट। तो अब हम इन 1000 रुपए की इनिशियल डिपॉजिट से और LRR के 10% रहते हुए कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, या बैंक की जो टोटल डिपॉजिट है वो कितनी हो सकती है, हमें देखना है। तो हमारा जो मनी मल्टीप्लायर था, क्रेडिट मल्टीप्लायर था, वो क्या था, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR इज इक्वल टू 1 अपॉन 10% इज इक्वल टू 10। तो टोटल डिपॉजिट्स अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि LRR को और इनिशियल डिपॉजिट्स इज मल्टीप्लाई बाय सॉरी मनी मल्टीप्लाई क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट्स को और आपके क्रेडिट या मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 is multiplied by 10 is equal to rupees 10,000। ये होगी टोटल डिपॉजिट्स, कितनी होगी, टोटल डिपॉजिट हो गया 10,000, यानी कि बैंक
इस पूरे प्रोसेस को यूज करके 10,000 रुपए की डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकता है ना। 9,000 रुपए का लोन दे सकता है और एलआरआर के रूप में जितना इनिशियल डिपॉजिट था वो सारा का सारा उसके पास रहता है। समझ पाए इस चीज को कि इस कंडीशन में क्रेडिट प्रोसेस में एलआरआर जब 10% था तो 1,000 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट से बैंक ने 9,000 रुपए का लोन दे दिया और उसकी टोटल डिपॉजिट हो गई 10,000 और एलआरआर के रूप में जितना इनिशियल डिपॉजिट था वो सारा का सारा उसके पास ही रह जाता है। क्या आप समझ पाए इस क्रेडिट प्रोसेस को? अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही कस्टमर की बात की, एक ही डिपॉजिटर। ऐसे 1 करोड़ डिपॉजिटर होंगे, 10 करोड़ डिपॉजिटर होंगे जो पैसा जमा कराते होंगे, है ना। कई लोग होंगे जो पैसा निकलवाते होंगे, लोन लेते होंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिक्विडिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि सर 100 रुपए अपने पास रखे उसने और 900 का लोन दे दे। मान लो वो 900 एक साथ ही निकाले तो हम क्या करेंगे? अरे एक ही डिपॉजिटर नहीं है ना, यहाँ तो मैं सिर्फ एक डिपॉजिटर का एग्जांपल लेके समझा है। मान लो 100 डिपॉजिटर हुए और 100 ने पैसा 1,000 रुपए जमा करवाया तो 1,00,000 रुपए जमा हो गया, उसमें से 900 रुपए उसके पास लोन में चला गया। समझ में आया? तो अब यहाँ समझ पा रहे होंगे कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे काम करता है ना। कि नोट कर लो अपने पास अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो। बोर्ड पे दिख रहा है क्या सब कुछ आपको अंकित? अंकित, श्रुति, यस सर। दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ तो नोट कर लो इनको आप। ये आपका क्रेडिट प्रोसेस है, एग्जाम में आता ही आता है, 100% आता है हर साल। और पूरा कम से कम 4 नंबर का आता है ये, इस साल भी आया था। एक बार इन्फॉर्म कर देना मुझे जब आप नोट करके निमट जाओ। कैश के इसी गुण की वजह से हाई पावर्ड मनी, यहाँ पे हम कैश को ही शामिल करते हैं हाई पावर्ड मनी में, है ना। क्योंकि कैश ये जो आपके टोटल डिपॉजिट्स को बढ़ा सकता है ना। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया क्या? यस सर। आलिया, अनुज, आस्था, आकांक्षा, अंकित, यस सर। यस सर। और कर लिया? इसको रिवाइज करना है हमें बार बार, है ना। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो, 1,000 की जगह 10,000 ले सकते हो, 500 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। एलआरआर 10 की जगह 20% ले लो, 5% ले लो। अब अगर मान लो यहाँ पे एक चीज हमारे सामने हो, ये 10% ना हो कि मान लो ये 5% हो, है ना। ये 10% ना हो के 5% हो, मान लो एलआरआर यहाँ दिख रहा है ना। ये एलआरआर आपका अगर 5% हो तो क्या फर्क पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन पे? इनिशियल डिपॉजिट 1,000 पहले भाई आपकी जो टोटल डिपॉजिट होगी वो 1,000 इंटू 20,000 रुपीज की आप टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर लोगे, यानी 19,000 रुपए का आप लोन दे दोगे आप इस केस में, अगर एलआरआर को डिक्रीज करके 5% कर दिया जाए। ठीक है ना।
इसे समझना, इसे बना के देखना, क्योंकि ये टेबल ही बनाने के लिए आती है एग्जाम में। पूरा और इसको लिख के समझाना पड़ता है कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस काम करता है। और रियल में होता है ऐसा, आप ऐसा मत समझना कि अरे सर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं चल रहे हैं, रियल में ऐसा होता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास